बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। आप सोच रहे होंगे कि आज सैटरडे है, हमारा बेस्ट ऑफ चलता है, आज हम लाइव शो में कैसे आए हैं, और उसकी वजह यह है कि आज का दिन हमारे दिलों में ख़ास जज्बा, एक ख़ास अहमियत रखता है। वो है 6 सितंबर का दिन, यौम दिफा आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 6 सितंबर के हवाले से आपको पता है, ये वो दिन है जब हमारी पाक धरती के सपूतों ने दुनिया को बता दिया कि ये वतन हमेशा कायम व दायम रहेगा। लाहौर की सरहदों से जी सियालकोट के महाज तक, फ़ज़ाओं से लेकर समंदर की गहराइयों तक हमारे जवानों ने बहादुरी की वो दास्तानें रकम की जो रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। आज हम उन हीरोज़ को सलाम पेश करेंगे जिनकी जानिसारी की बदौलत पाकिस्तानी परचम आज भी सर बुलंद है। 1965 की जंग हो या आज का मार्काए हक हो, पाकिस्तानी कौम हमेशा एक सीसा पिलाई दीवार की तरह सामने डटी रही है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, जांबाजों को, वतन के उन शहीदों को और उन लोगों को जो कहीं ना कहीं इस वतन की हिफाजत में अपनी कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, उनको आज हम सलाम भी करेंगे, उनके साथ गुफ्तगू भी करेंगे, उनकी शहदा की फैमिली से आपकी मुलाकात करवाएंगी। साथ साथ आपको हम पाक फ़ौज हो, रेंजर्स हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये सब वो सपूत हैं जिन्होंने अर्ज़ मुक़द्दस को महफूज बनाया, और ये फ़ौजी हैं जो आज भी सरहदों पर हमारी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ भी करवाऊँगी, क्योंकि 6 सितंबर है, यौम दिफा है। उसके साथ साथ मार्काए हक के हवाले से भी आज हमने बात करनी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी आज हम उन शहदा को भी सलाम पेश करेंगे जिनकी बहादुरी और कुर्बानी ने पाकिस्तान को सर उठाकर जीने का हौसला दिया। और इस वक्त हमारे साथ उन सपूतों के अहले खाना, उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं, वो माँ बाप मौजूद हैं, वो माएँ मौजूद हैं, जिनके लिए आज इस प्रोग्राम में आना और इस हवाले से बात करना आई बिलीव बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन उनकी मोहब्बत है और अपने वतन से मोहब्बत है कि इन्होंने अपने बेटे इस वतन के लिए कुर्बान किए हैं। इस वक्त हमारे साथ रुखसाना याकूब साहिबा मौजूद हैं, वालिदा हैं लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद साहब की। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। इसके साथ साथ जी हमारे साथ लियाकत अली साहब मौजूद हैं, और उसके साथ साथ शहनाज लियाकत साहिबा मौजूद हैं जो कि वालिद और वालिदा हैं कैप्टन हाफिज़ काशान अली नवीद शहीद के। उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और आप लोगों ने वक्त दिया। रुखसाना साहिबा, मैंने जैसे अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा, कि हम अपने शहीदों को हमेशा सेलिब्रेट भी करते हैं, उनके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन आई बिलीव कि जो फैमिलीज़ बात करना उनके लिए और माओं का और वालिदैन का बड़ा मुश्किल होता है। मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि अभी कल उनकी बरसी भी थी आपके बेटे की, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए मेरे बच्चे को। 3 सितंबर 2020 में मेरे नासिर हुसैन शहीद हो गए थे। बहुत मुश्किल होता है, अल्फाज नहीं होते। मुझे तो कल ऐसा लग रहा था जैसे अभी मैंने अपने बेटे को उठाया है, अपनी गोद में रखा है, उसका लम्स मुझे महसूस हो रहा था। बहुत मुश्किल होता है, अल्फाज नहीं होते जो बयान कर सकें। बस मेरे बच्चे ने इस मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान का नजराना दिया। ये जो 5 साल गुजरे, मैं 5 दिन भी तस्वर नहीं कर सकती थी कि मुझे कॉल ना करें। वज़ीरिस्तान में होते थे तो बस का 3-4 दिन गुजर जाएं तो मैं लगता था किस वक्त मेरा बच्चा मुझसे बात करेगा। बहुत मुश्किल होता है, दिल को समझाना, एक माँ को समझाना बहुत मुश्किल होता है। बेशक बेशक। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी लियाकत साहब, जैसे अभी रुखसाना साहिबा कह रही थी कि वालिदैन के लिए तो ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप जैसे लोगों को भी खराज तहसीन है और आप लोगों की हिम्मत और हौसले को भी सलाम है, जो अपने बेटों को इस वतन के लिए कुर्बान भी कर देते हैं और फिर फ़ख्र भी करते हैं। फ़ख्र ज़रूर करते हैं, मगर हर वक्त दिल के साथ रहता है, दूर नहीं कर सकते। इस तरह है कि बस बकौल शायर के लोग कहते हैं कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने तो जाकर जुदाई मेरी किस्मत कर दी। तो बस ये जुदाई हमारी किस्मत में लिखी थी। जुदाई तो है मगर मुल्क के लिए है। बस ये हौसला होता है कि हमने मुल्क और कौम के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया।
आपके बेटे की शहादत को भी 5 साल हो गए? 5 साल, अगस्त में 5 साल हो गए। अब ज़ाहिर है माँ के लिए तो वालिद के लिए भी उतना ही मुश्किल है, आई बिलीव वालदा के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। अभी आप और फिर भी कुछ डिस्कशन कर रही थी, तो आज हम इन तमाम लोगों को याद तो कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप के लिए तो शायद एक लम्हा भी याद के बगैर मुमकिन नहीं होता। नहीं, हम वक्त हमारे साथ होते हैं, हमारी सांसों में चल रहे होते हैं। हम दुनिया में ज़रूर हैं, लेकिन वो उनकी कुर्बत में, और हम किसी लम्हे नहीं भूल सकते और ना भूलेंगे इंशाअल्लाह। और माँओं के लिए बहुत मुश्किल है, लफ्ज़ों में आप बयान नहीं कर सकते। जी, देखा जाए ना तो जुदाई तो ज़रा हर रिश्ते की अपनी जगह होती है उसकी, लेकिन औलाद की जो जुदाई है ना, वो बहुत इसका कोई भी तदारत नहीं हो सकता। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पे। अपने मेरे शौहर भी 2001 में दौरान ड्यूटी शहीद हुए थे, तो 25 ईयर हो गए हैं मेरे हस्बैंड को। तब मेरा बच्चा 3.5 साल का था। तो ये हौसले, ये हिम्मतें कम नहीं होती। दुश्मन ये ना समझे कि हमारे लखते जिगर जो हैं उनकी माँ इतनी कमज़ोर है। अल्लाह ताला ने बड़ा हौसला दे रखा है, बड़ा जज्बा दे रखा है, और अल्लाह ताला की दी हुई हिम्मत है, वरना हम तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा बेटा जो था, शुरू से इसको शौक़ था, पायलट बनने का शौक़ था। तो माशाल्लाह दोनों बड़े बच्चे मेरे जो एक इनसे छोटे हैं, दोनों कभी एक पोजीशन फर्स्ट आती, कभी दूसरे की सेकंड आती। अगर एक नंबर भी कम आता ना तो वो कन्वर्सेशन हफ्तों चलती, वो एक नंबर क्यों कम आया, माशाल्लाह इतना इनको ना जो क्रेज़ था पढ़ने का। फिर इनको पाक आर्मी, मेडिकल में भी सीट आई हुई थी, लेकिन उनको पाक आर्मी पसंद थी, मुल्क की खातिर बड़ा कुछ करना चाहता था। तो फिर यहाँ 1 साल ये रहे हैं PMA में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहाँ से मेरे बेटे ने वहाँ पर भी बेस्ट कैडेट रहा, दिल और जान से मेहनत की, अपने मुल्क पाकिस्तान का वहाँ भी नाम रोशन किया। छोटा सा 22 ईयर का पाकिस्तानी सफ़ीर जो वहाँ उनकी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेता था, और मुझे बड़े फ़ख्र से बात था जब पीछे पाकिस्तान का झंडा होता ना, जब मुझे वीडियो कॉल करता तो मैं बड़ी खुश होती। मुझे कहता मम्मा ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी पहचान, और यही मेरा नाम है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे ने उसी पाकिस्तानी झंडे को ओढ़ के चले जाना है। मैं फ़ख्र करती हूँ अपने बेटे पे, लेकिन वो जो अंदर की जो माँ की जुदाई है ना, उसको समझाना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता, कभी कभी समझा लेती, कभी कभी मैं उससे बहुत ढेर सारी बातें करती हूँ, मैं उसके नंबर पे कॉल मिलाती हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ, क्योंकि इनके बाबा 2001 में शहीद हो गए थे। तो इन बच्चों के साथ मेरी ऐसे दोस्ती कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो ये मेरा बड़ा बच्चा और मेरा, आप सोचें से बेस्ट फ्रेंड, छोटा सा था ना, तो मैं बहुत उदास हो गई। कभी रात को बैठी हूँ तो बहुत छोटा सा 3.5-4 साल का, तो मुझे कहता मम्मा जाग रही हैं, आपको डर लग रहा है? मैं जाग रहा हूँ मम्मा, आप डरना नहीं, मैं जाग रही हूँ। तो आज मैं उसकी आवाज़ों को महसूस करती हूँ, उसकी उन चीज़ों को महसूस करती हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत सब्र और बहुत हौसला दे। ये बड़ा मुश्किल होता है ज़ाहिर वालिदैन के लिए। मैं ज़रूर, जैसे भी ये बता रही हैं कि इनके बेटे को पाक आर्मी में जाने का शौक़, आजकल जो है ना वो उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, इस वजह से कि टीवी पे भिम्बर सेक्टर का नाम चल रहा है बार बार। तो भिम्बर पर ही वो ज़ख्मी हुआ था, शेल लगा था उसे। तो वहाँ पर मेरे दिल में ये ख्याल आता है कहीं उसके खून के निशान मिट ना जाए। वहाँ भिम्बर में अभी भी उस दीवार, जहाँ दीवार पे वो टेक लगा कर करता था फायरिंग वगैरह, ये वो, या गाइड करता था।
तो शुक्रिया। कमांड करता था अपनी यूनिट की, तो वहाँ पर उन्होंने उसका नाम दीवार पे कंधा किया हुआ है कि यहाँ कैप्टन काशान यहाँ से लड़ता था। उसके कमांडर उसे कहते थे कि बेटा इसमें खंदक में बैठ के लड़ो। कहता था नहीं, मुझसे नहीं लड़ा जाता, बाहर निकल के लड़ता था। तो बस वो मुझे वो बार बार जब भिम्बर का नाम आता है तो मुझे मेरा जहन वहीं जाता है कि वो निशान खून के उसके पानी में ना बह जाए, मगर नहीं, वो निशान तो पक्के पक्के हैं। और पब्लिक न्यूज़ का ख़ास तौर पे मैं बड़ी थैंकफुल हूँ कि वो अपने प्लेटफॉर्म से ये ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को, हमारे बच्चों से रोशनास करना, हमारी फीलिंग से करना। ये आने वाली जनरेशन को तभी तो पता चलेगा कि जिन्होंने अपने आज को आने वाले कल के लिए कुर्बान किया, तो इनको कोई भूला नहीं है, इनको याद रखा। मैं अभी रुखसाना साहिबा की बात सुनती, ज़ाहिर है बेटे के साथ माँ की अटैचमेंट भी बड़ी मुख्तलिफ होती है शहनाज साहिबा, और जब वालिद के लिए तो है ही मुश्किल। मैं ज़रूर चाहूँगी आपकी जो मेमोरीज़ हैं अपने बेटे के साथ, आप थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें। मेरा भी बड़ा बेटा था और मुझसे बहुत करीब था, हर बात शेयर करता था, हर बात शेयर करता था, हर हर लम्हे की याद हमारे दिल में है। और हमारे लिए शहादत का फ़ख्र अपनी जगह है, लेकिन जो जुदाई है ना, वो बड़ी कर्बनाक है। अभी तक हमें ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। और हम शहदा की माएँ जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। लेकिन बस थोड़ी सी उनकी जुदाई, इंशाअल्लाह वो भी बस अनकरीब ही है, वक्त ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे हमारा आगे बढ़ के बहुत अच्छे से इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कहती हूँ ना कि लोग कहते हैं कि पाक आर्मी जो है वो क्या कर रही है, तो हम जैसी माँओं से पूछे ना कि हमारे बच्चे, हमारे शोहर, हमारे भाई, तमाम ख़वातीन की बात करती हूँ, वो जब आगे होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हमने किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम आराम करना है। क्या पता वो ज़मीन के किस जगह पे रख के रोटी खा रहे हो, लेकिन दिल में मोहब्बत और वतन का जज्बा लिए वो महाज़ों पे खड़े हैं। कि हम माँ से पूछें कि जब मैं रात को दरवाज़ा बंद करती हूँ तो हर वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मेरा बच्चा आएगा और मैं दरवाज़ा खोल कर उसका इस्तकबाल करूँगी। ये वतन, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियाँ हैं इसके लिए, और इसकी बुनियादों में इन्हीं शहीदों का लहू है, इन्हीं बच्चों की जवानी है। हम माँओं के अरमान हैं, बहनों के अरमान हैं, बहन भाइयों के अरमान हैं। मेरा छोटा बच्चा जो नासिर के सबसे छोटे भाई हैं, वो मुझे एक दफ़ा इसकी बर्थडे पे मुझे उन्होंने बताया था, कहा मामा मैं बहुत ज़्यादा रोता था, तो मैं अल्लाह मियाँ से कहता था कि अल्लाह ताला मुझे बताए कि मेरा भाई जन्नत में, नासिर भाई जन्नत में है। क्योंकि मैंने तो एक बहुत बड़ा सदमा अपने शोहर का जो था वो सहा था मेरे, लेकिन बच्चों को ना, बच्चे चूँकि छोटे थे, जो अहमद है वो 5 मंथ के बाद पैदा हुए थे, फादर के बाद पैदा हुए थे, तो उनको तो उनके लिए नासिर का जाना मेरे बच्चों के लिए अब सोचें कि इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और पहला दुख है। जैसे इनको एहसास कि इनके फादर चले गए हैं, तो कहता कि मम्मा मैं हमेशा कहता अल्लाह ताला मुझे पता हो कि मेरा भाई जन्नत में, तो मैं नहीं रहूँगा। कहता मम्मा मैंने ख्वाब देखी कि नासिर भाई खड़े होते हैं, बहुत सारे फूलों में खड़े होते हैं, और वहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नासिर भाई आप जन्नत में? कहते हैं हाँ ना अहमद जन्नत में। तो वो मुझे ढारस देता, मुझे समझाता, मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी और दुनिया में,
क्योंकि मेरे फादर की डेथ हुए हुए 40 डेज़ हुए थे। मदर ऑलरेडी पहले डेथ हो गई थी और सास ससुर की भी मतलब मेरे उनकी भी डेथ हो चुकी थी। तो मैं ना एक बिल्कुल ही अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। तो जब मेरा नासिर गया तो मैं बिल्कुल सब कुछ भूल गई। मैं कहती हूँ कभी कोई इस दर्द को फील करते हैं ना तो अंदाज़ा होता है कि अंदर क्या कुछ है। तो मुझे लगे जैसे मैं किसी और शहर में आ गई, किसी और जगह आ गई। मुझे सब कुछ अजनबी लगे। जैसे मैं जाऊंगी, मेरा बच्चा, मैं अपना नाम लिखना अपना भूल गई, कोई मुझे आवाज़ दे मैं उस चीज़ को भूल गई। अजीब सी मेरी कैफियत थी। तो फिर चूँकि मैं लाहौर आई थी, मेरे बच्चे की पोस्टिंग थी यहाँ पे, और जब मैं यहाँ आई हूँ मैं तो आ गई हूँ, वो कहाँ चला। बड़ा मैं टूटी। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी हिम्मत दी। अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं आपको, आपके दिल को वही सहारा देते हैं। क्योंकि मेरे बाकी बच्चे हैं, मुझे खड़ा होना पड़ा। मैं तमाम आपके तवसत से तमाम ख़वातीन से कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और हर्डल्स आते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंसान होने के नाते किसी मुश्किल या किसी हर्डल्स में ना हों, लेकिन अल्लाह ताला पे भरोसा और हिम्मत करनी है। तो मैंने, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैं दोबारा से, मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा से खड़ी हो रही हूँ, और अगर मैं खड़ी नहीं होंगी तो मेरे बाकी बच्चे वो चूँकि मेरी तरफ देख रहे हैं तो क्या होगा। तो बस ये कि ये बड़ी ही जुदाई के दिन है। हर याद, कल 3 सितंबर को मेरे बेटे की बरसी थी। तो यकीन नहीं आ रही है, पूरा वीक मुझे इस तरह फील होता था जैसे मेरे पास इधर आके बैठा है, मेरे पास मैं सो रही हूँ, मेरे सर के नीचे अपनी बाजू रखी है। मेरे बच्चे जब आते थे छुट्टी ना तो मेरे पास होते थे, मेरे पास मुझसे लाड करना, मेरा ख्याल रखना। तो मैं अगर इनके बाबा के जाने के बाद अपने आप को मैंने सेट देखा तो मैं इन्हीं बच्चों की वजह से देखा। और नासिर का जाना मेरे लिए बहुत, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बता सकूं। किसी के लिए भी और इस तरह का दुख, मेरे बाकी बच्चे भी माशाल्लाह, अल्लाह इस पाकिस्तान को हमेशा ता क़यामत सलामत रखे, पाइंदाबाद रखे, जिंदाबाद रखे। मेरे बाकी बच्चे भी अपनी अपनी खिदमत पाक आर्मी के लिए खड़े हैं। आपके बाकी बच्चे भी फोर्स में? जी। तो मैं यहाँ गैरिसन कॉलेज फॉर गर्ल्स में लेक्चरर हूँ। तो मैं भी अपनी, जहाँ मेरी खिदमत का वो है, वहाँ मैं खुशी महसूस करती हूँ कि मेरा असल अपने लिए तो सभी जीते हैं ना, जीने का वो मज़ा है जब आप दूसरों के लिए जीते। ये खूबसूरत बात है। मैं अभी इनकी बात सुन रही थी कि इनके जो हस्बैंड है वो भी पाक आर्मी अपनी दौरान ड्यूटी पुलिस में ड्यूरिंग ड्यूटी उनकी शहादत हुई। बच्चे और एक बेटा शहीद हुआ, बाकी बच्चे भी इनके। अगर सब ये बड़ा मुश्किल होता है। आप मुझे बताइएगा, काशान को हमेशा से आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ था? उसे हमेशा से आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ था और क्रेज़ था। वो खुद ही, हमसे नहीं उसने इजाज़त ली, खुद से गया वो आर्मी में और जाके टेस्ट दे के आता था, फिर बताता था ऐसे। वो तो वहाँ मोर्चों में बैठा होता था, रात के 11 बजे फ़ोन आता था मुझे कि मैं बैठा हूँ, आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं। तो मैं उससे पूछता, मैं कि तुम किधर? कहते जी मैं तो ये निगरानी पे, मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो निगरानी कर रहा हूँ। तो मैं फिर उससे उसका हौसला बढ़ाने के लिए एक शेर सुनाया करता था उसे अक्सर कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी ज़िंदा व बेदार खड़े हैं। तो वो उसे हौसला देने के लिए तो बड़ा उसने उसको, उसके सारे जो साथी थे वो बताते हैं कि उसके जब शेल वगैरह लग गए तो वो फिर भी वो लेटा नहीं कि मैं लेट जाऊं, तो वो यूनिट की कमांड करता रहा अपनी, जब तक वो सामने के मोर्चे खामोश नहीं हो गए, जब तक उसने लेट बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। और फिर मुकाबले से हट के 12 दिन हॉस्पिटल में रहा, हमें कोई इत्तला नहीं थी किसी किस्म की भी। और फिर वो ख़ुद से चल के हॉस्पिटल से घर आए और हमें हैरान कर दिया
चूँकि 15 दिन पहले जो है ना, 2 हफ्ते पहले वो होके छुट्टियां गुजार के गए थे, तो हम हैरान हो गए कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो बहरहाल जब देखा तो ज़ख्मी हालत में थे, लेकिन उन 10-12 दिनों में हमें ज़ाहिर है बच्चे ने मना ही किया होगा कि मेरे घर ना इतला की जाए, हाँ परेशान होंगे। और फिर वो वहाँ से अकेला चला, जो कोरोना का दौर था, कोरोना का दौर था, और हमारा बेहद ख्याल करने वाला, पता नहीं क्या जल्दी थी, जल्दी जल्दी काम हो रहे थे, जल्दी जल्दी भाग भाग के घर के काम। हमारा कोरोना के दरमियान हमें ऐसे जैसे मुर्गी अपने परों में दबाती है ना बच्चों को, इस तरह हमारा ख्याल रखा। और फादर को नहीं जाने देता, कहता था कि ना बाहर नहीं जाना, आपने बाहर नहीं जाना। और खुद ही दोनों मियाँ बीवी जाके ग्रॉसरी करनी, लेके आना, फिर उनको बाहर ही छोड़ना कि बाहर ही रखो सामान, अंदर नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा। तो इस तरह की एहतियातें बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखा। हमारे चश्मे हमारे बग़ैर के हालांकि मौजूद थे, चश्मे बनवा के दिए, और जितना वो ख्याल रख सकता। कोरोना का दौर था, ऊपर छत पे जाके अज़ानें दे रहा है, रोज़ाना अज़ानें दे रहा है, और बस फ़िक्रमंदी, अपनी नहीं फ़िक्रमंदी, 2-2 मास्क लगा के अगर गया बाहर तो ज़रा एहतियात तो कर लेता था, लेकिन ये है कि ये नहीं सोचा कि मैं ज़ख्मी हालत में हूँ, मुझे भी इतनी घर की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए या माँ बाप की नहीं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र की, बहुत ज़्यादा, और ख़ुद अपनी जान देखिए जाने आफरीन के हवाले की। हमारे बच्चों ने, मेरे नासिर ने, इनके हम सब मेरे बच्चे हैं बिल्कुल। तो यकीन जाने कि उन्होंने ये, जब मेरा बच्चा आया मेरे फादर की डेथ पे, तो ज़ाहिर है किसी ने जिक्र किया कि आप अपने वहाँ से पोस्टिंग करवा लो, वज़ीरिस्तान तो बहुत ही है वो। उसने कहा नहीं, इस मिट्टी के लिए मैं क्या हुआ, तो मैं वहाँ से पोस्टिंग नहीं करूँगा, वहीं भेजाऊँगा। और मुझे कहा माँ अपनी उदास नहीं होना, एक माँ ने एक माँ की हिफाजत के लिए मुझे भेजा। तो ये जो जज्बे छोटे छोटे दिलों में ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने, मैं अब सोचती हूँ बहुत सारी चीज़ों को देख के, बहुत सारे शोहदा की मदद से मिली हूँ, बच्चों को देख के, कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ा ख़ास बनाया होता है। हाँ बेशक, ये सबसे मुख्तलिफ होते हैं, बाकी सब बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। ऐसा है। अपने बहन भाइयों के लिए यकीन जाने के, जैसे बाप होता है, उनका ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना, एहसास करना हर रिश्ते का। तो दादा बड़ी दुआएं करते थे, बड़ा प्यार करते थे। ज़ाहिर है उनका जवान बेटा 27-28 ईयर के थे मेरे हस्बैंड जब वो शहीद हुए थे, अभी 4 साल और 4 माह हुए थे मेरी शादी को। तो वो चीज़ों को लेके तो मेरे सास ससुर, चूँकि मेरी फूफी और फूफा भी थे, तो वो बड़ा बच्चों से बहुत प्यार करना, मुझसे उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया। तो कभी मुझ में अपने बच्चों में फ़र्क नहीं सोचा। और मैं कहती हूँ कि आज उन्हीं का दिया हुआ ये हिम्मत और हौसला है, वो दुआएं हैं, वो मोहब्बत है मेरे वालिदैन की, उनकी, कि अल्लाह ताला ने आज जो है यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरे बच्चे बड़ा कदर करते थे। मेरा आपसे एक सवाल है जो कि मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है, कि जब आपके हस्बैंड ने ड्यूरिंग सर्विस अपनी शहीद हुए हो, फिर आपका जवान बेटा, पहला बेटा, उसने शहादत, तो आप माँओं का हौसला कैसे होता है कि आप अपने बाकी बच्चों को भी, जैसे आपने कहा कि आपने फोर्सेस में डाला? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरा बेटा जब नासिर ऑस्ट्रेलिया में था तो उसकी ख्वाहिश थी कि, मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर के लिए मेडिकल में बहुत लायक था, ये बहुत ज़्यादा लायक था, लेकिन इसको पाक आर्मी, जब इसने उधर भी अप्लाई किया, उधर भी सीट आ गई, और माशाल्लाह कमीशन में भी इसका नाम आ गया, तो कमीशन ज्वाइन कर लिया। तो इसकी ख्वाहिश थी कि अब मैं दूसरे भाई को या बहन जिनको मैं एक डॉक्टर ज़रूर बनेगा, मतलब मैं उनको बनाऊंगा। और मुझे बताया था इनकी शहादत के बाद कि जब लास्ट इनका इंटरव्यू होता है ना, PMA उसकी ISSP के लिए इंटरव्यू होता है, उसमें मैंने पूछा कि आपकी जब मेडिकल में सीट आ चुकी है तो आप क्यों पाक आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे छोटे छोटे 3 बहन भाई और हैं, तो मेरी मम्मा सिंगल हैं,
तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मम्मा के साथ खड़ा हूँ और मैं छोटे बहन भाइयों को जो इनके अंदर वो सब कुछ इंशाल्लाह जो मैं बनना चाहता हूँ ये सब बनेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतने छोटे बच्चे की जब ये गया है 2016 में मेरे बच्चा गया, तो इतने छोटे बच्चे की इस तरह की सोचें नहीं होती, एम्स नहीं होती, लेकिन वो अपने छोटे बहन भाई की प्रोटेक्शन के लिए जब गया, तो जब इनकी फादर की शहादत हुई तो मैं तो सोचती थी ज़ाहिरा अभी बहुत यंग थी मैं, बच्चे बहुत छोटे थे, 3 मेरे बच्चे थे, ये 3.5 साल के थे, इनसे छोटे हैं वो 2.5 साल के थे, बेटी मेरी 9 माह की थी और छोटा बेटा तो 5 मंथ के बाद पैदा हुआ। इन सब चीज़ों को लेके और दूसरी बात ये थी कि उसका मैं चूँकि जल्दी शादी हो गई थी, ससुर साहब मेरे रिटायर हुए थे, फिर शादी हो गई थी, मैंने मैट्रिक किया हुआ था, तो मेरे अंदर मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, बच्चे थे ना छोटे, लेकिन ये था कि मेरे अंदर वो एक सोच थी कि मैं अब कैसे सर्वाइव करूँगी। तो एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने कुरान पाक उठाया। खालिद साहब के जाने के 3 दिन के बाद मैंने कहा या अल्लाह आपके हवाले मेरी इज़्ज़त, मेरे बच्चे, मेरा खाना पीना, और मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी तक कहती हूँ मुझे कुछ नहीं आता, बस मेरे अल्लाह जो मुझे बताते हैं बस। तो बस उसी उन्हीं चीज़ों को साथ है कि फिर मैंने अपनी पढ़ाई को अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू किया और आज आप लेक्चरर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मास्टर्स किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमफिल चल रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने डिफरेंट वर्कशॉप किए, कोर्सेज़ किए, MMT किया PF बेस चकलाला गैरिजन से, तो साथ साथ बच्चों के रही। लेकिन ये है कि हर्डल्स तो ज़िंदगी में होते हैं, बस आप अल्लाह पे भरोसा, कि ये बड़ा मुश्किल अल्लाह पे भरोसा जो है ना वो कभी कम नहीं होता, ज़ाहिर है। डॉक्टर साहब जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा, बच्चे आप ज़रूर आई एम श्योर कि जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा होगा तो आपको खुशी भी हुई होगी, लेकिन एक डर भी होता है वालिदैन को। बहुत खुशी बड़ी मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं, मगर उस वक्त नहीं हो सका, तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरा एक बच्चा जो है वहाँ आर्मी में चला गया, और अल्लाह का मैंने सजदा शुक्र अदा किया था कि मेरा बेटा आर्मी में गया है। और वो बेटा भी बड़ा अल्लाह ताला की रहमत से बड़ा निडर और हौसले वाला था। जब वहाँ से खारियाँ हॉस्पिटल में 8 दिन दाखिल रहकर घर वापस आया खुद अकेला, तो उस वक्त उसने दो माह वो रहा ये ज़ख्मी और इलाज होता रहा उसका। तो बल्कि ये था कि नेक्स्ट डे उसने वापस ज्वाइन करना था, तो नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि नहीं अभी आप 2 माह और आराम करें। वो नेक्स्ट डे ज्वाइन नहीं कर सका, तो बस अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये इसको हार्ट अरेस्ट हुआ है, क्योंकि वो उसमें शेल में कोई बारूदी, कोई इस तरह के ज़रात, जरासीम या जो कुछ भी होता है वो अंदर अंदर काम करते रहते हैं, जो ज़ख्मी हो जाता है बंदा। तो इस तरह वो हुआ, और जो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं सब्ज़ परचम में लिपट कर आऊँ, वो उसकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी, और वो इसी शान से आया जैसा उसका नाम था, काशान, तो मगर हम उसे शान कहते थे, तो उसी शान से वो आया है। और सड़कें बंद हो गई थी, इतना रश था, लोग जो उसे सलामी पेश करने के लिए आए। इमाम साहब ने कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जनाजे में शिरकत करने वाले बख्शे जाते हैं, तो ये वही जनाजा है। गलियों में भी लोग खड़े थे नमाज़ पढ़ने के लिए। इस तरह अपनी बहनों को ख्वाब सुनाया करता था कि मैं एक दिन जो है वो सब्ज़ परचम में लिपट कर आऊँगा तुम लोगों के पास। अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम बड़े परेशान हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तो हर वक्त ये दहशत गर्दियाँ चलती रहती हैं। वहाँ के जो थे मेजर, उसने मुझे फ़ोन किया कि आप फ़िक्र ना करें, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ हम भेजें। वहाँ भी उसने मिसाल कायम की
अल्लाह की रहमत से उसे सर्च ऑपरेशन पे था वो अपने साथियों के साथ, तो एक गिरोह उसने देखा जो असला के साथ था। तो वो गिरोह जो था वो चला आ रहा था, वहीं किसी मकसद के लिए आ रहा होगा, तो वो ये उसकी निगरानी करते रहे पीछे पीछे पीछे। तो एक अहाते में किसी वहाँ जाके वो गिरोह रुक गया और उन्होंने अपने असला जो था वो एक साइड पे रख दिया। जो ही उन्होंने असला एक साइड पे रखा, इन्होंने उन्हें दबोच लिया। हालांकि उस वक्त इसकी 6 माह की सर्विस थी सिर्फ, और दबोच के इसने कॉल की डेरा इस्माइल खान में ब्रिगेड कमांडर को कि जी इस तरह हमने पकड़ा है, मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके पास उधर भेज दूँ डेरा इस्माइल खान। उन्होंने कहा ठीक है भेज दें। वो डेरा इस्माइल खान उन्होंने ग्रुप भेजा, उन्होंने कहा जी आपने तो एक बला पकड़ी है। और फिर वो मेजर जनरल जो थे वो ख़ुद हेलीकॉप्टर पे आए, अपने हाथ की घड़ी उतार के इसके हाथ में पहनाई और शाबाश दी। और फिर जनरल राहिल शरीफ जो थे कमांडर इन चीफ, उनके साइनों से इसे लेटर इशू हुआ अप्रिशिएशन का। तो अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह दो महाजों का गाजी रहा। और जब भी घर आता था तो मैं पता नहीं क्यों गर्दन पे उसके प्यार करती थी, बहुत वालिहाना प्यार करती थी। और माएँ करती हैं लेकिन नहीं, वो प्यार कुछ हट के होता है। तो मैंने उसे यही दुआ देनी कि तू जब भी आए गाजी आए, अल्लाह ने चाहा तो तू हमेशा गाजी लौटेगा। तो मुझे ये बड़ा फ़ख्र है कि मेरा बेटा बड़ी बहादुरी के साथ दोनों महाजों पे काम किया और अल्लाह ने उसे इज़्ज़त से नवाजा और आगे चल के भी बहुत बड़े इनाम और इज़्ज़त से नवाजा। तो फ़ख्र तो अपनी जगह है ही, बस जुदाई जो है ना ये हमें तड़फा जाती है। एंड आई वंडर समटाइम्स कि आप लोगों में कैसे हौसला आता है। अब मतलब बड़ा मुश्किल है। दुआ करते हैं हम घर में बैठ के दुआ करते हैं, हम सब के लिए, आर्मी के लिए ख़ास तौर पे दुआ करते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। हमारी एक फैमिली है, फैमिली है। हमारे दुखों में फ़ौरन कॉल्स, फ़ौरन हमारा पता करना, हमें पूछना, मतलब हमसे जुड़े हुए हैं। और ये हमारा ये आसरा यहीं से हमें पता चलता है। जैसे कोई सड़क, कोई ब्रिज, कोई जगह जब हमारे बच्चों के नाम से मंसूब होती है ना, जब हम वहाँ से गुज़रते हैं तो हमें एहसास होता है कि पाकिस्तान जो है, अल्लाह इसको सलामत रखे, यहाँ हमारे बच्चों को किसी ने भूला नहीं है। ये नाम यहाँ पे जो लगा हुआ है, आने वाले न्यू जनरेशन के लिए ये जो है मोटिवेशंस है कि किस तरह अपने मुल्क और वतन से जो मोहब्बत होती है उसका जज्बा हमें कहाँ पे ले जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी रियाका साहब, आपकी फैमिली में कोई और भी आर्मी में था या आपका ये बेटा वाहिद था? ये वाहिद था। वाहिद बेटा आपका आर्मी में था। और आपके और कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे थे, जिसमें से एक ही चला गया, 3 रह गए। 3 बेटियाँ 3 बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है वालिद का एक घर में रोब होता है, ज़ाहिर है हम सब अपने वालिदा से जहाँ दोस्ती होती है, वालिद का एक रोब व दबदबा होता है। आपका भी ऐसे ही था और आपसे जब बात करते हुए डरते थे? बिल्कुल ऐसे ही था, मगर डरते ज़रूर थे, मगर अपनी बात कह देते थे। हाँ, अपनी बात कह देते थे। डर अपनी जगह, मगर अपना जो भी इजहार करना है उन्होंने इजहार कर देना, बता देना कि ये बात ऐसे है। ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने में ज़रूर चाहूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म से, और आप कुछ इशार भी हैं आपके पास? हाँ, मैं अपने बेटे के लिए नज़म भी लिखती हूँ, उसके लिए अशार लिखती हूँ, और उसके बाद जो है उसकी एक बड़ी अच्छी किताब भी है, हिब्बा तारिक़ें, उन्होंने लिखी है मेरे नासिर के नाम से। इसकी छोटी सी ज़िंदगी जो है उसके नाम से, तो बड़ी माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी पब्लिश हुई है। तमाम आर्मी के स्कूल और कॉलेज में भी ना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, तो मैं ज़रूर करूँगी। ज़रूर। बस ये कि वो जब प्यार करता था ना, तो वो मुझे एक एहसास देता था कि माँ आपने हमारे लिए इतनी मुश्किलात गुजारी हैं, इतना सारा ख्याल रखा, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में रिगार्ड नहीं है। बिल्कुल। तो जब बच्चे हमसे प्यार करते हैं ना, हमारा ख्याल रखते हैं,
तो माँ बाप जितनी बड़ी मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारी हो, उनकी थकावट वहीं पे ख़त्म हो जाती है उनके प्यार में। वो फ़ख्र था, गरूर था, मेरा एतबार था। वो फ़ख्र था, गरूर था, मेरा एतबार था, वक्त की घनी धूप में शजर सायादार था। ये मैं अपनी बेटी के लिए कह रही हूँ। आगे वो क्या कहते हैं, किया उसने मुझे आशना मेरे वकार से कि ऐ मेरी माँ, मैं मेरा सब कुछ तुमसे है। तन्हा दुखों को उठाकर सहारा दिया मुझे, तन्हा दुखों को उठाकर सहारा दिया मुझे। मुझे जो आज इज़्ज़त मिली है अल्लाह के बाद, ये इज़्ज़त तुमसे है। कैसे चुकाऊँ ये एहसान ऐ मेरी माँ, ये दुनिया ये रंगीनी साया शफ़क़त मेरी माँ, ये सोच तुमसे है। तुम जन्नत हो मेरी दुनिया में, ये मेरा नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा वकार तुमसे है। वो दुआएं तेरी वो सबसे कट के रहना, वक्त को दुनिया के सामने लाजवाब कर गया। वक्त को दुनिया के सामने लाजवाब कर गया। खुद को खोकर बना डाला हमें, खुद को खोकर बना डाला हमें। सलाम तेरी हस्ती को ऐ मेरी माँ। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और बहुत ही खूबसूरत नज़म। आप ऐसे ही नज़म लिखते रहें और अल्लाह ताला आपको हौसला दे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसके चंद अशार हैं जो उसने बचपन में पढ़े थे, ज़रूर। तो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बिल्कुल ठीक है, और आप वो हमारे साथ शेयर करेंगे? मैं आपको रिकॉर्डिंग जो है फ़िलहाल मुझे तलाश करना पड़ेगी, तो इंशाल्लाह घर से भेज दूँगी आपको। ज़रूर ज़रूर, ठीक है। ज़रूर। तो वो उसने जिन दिनों वो हाफिज़ भी था अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिन दिनों वो हिफ्ज़ कर रहा था तो उनके स्कूल में जो है ना एक फंक्शन हुआ, तो उसने वो अशार वहाँ पर पढ़े और आप हैरान होंगी इतने छोटे बच्चे ने इतने मुश्किल अल्फाज कैसे अदा कर दिए। तो मैं ख़ुद भी हैरान हो रही होती हूँ। उसको उस वक्त मैंने तैयारी भी करवाई थी कि आप अच्छे से पढ़ना, लफ्ज़ों की अदायगी अच्छे से करना। माएँ तो यही कर सकती हैं, लेकिन वो उनके टीचर ने उनको वो कलाम दिया था और आप हैरान हो जाएंगी इतनी खूबसूरती से उसने उसको अदा किया कि मुझे घर आके फिर सुनाया उसने, क्योंकि मैं तैयारी करवा रही थी। तो फिर वो उसने घर आके सुनाया और वो मैंने अपनी एक फ्रेंड को जो है ना वो रिकॉर्डिंग भेजी, अपनी है मेरी आवाज़ में, लेकिन मैंने वो अशार जो उसने उस वक्त पढ़े, मैं समझती हूँ बहू लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह शायद करीब होकर सुन रहा था और अल्लाह ने कबूल किया और अल्लाह ने उसे इज़्ज़तों से नवाजा। जैसी उसकी सोच थी, जैसा उसके इरादे थे, अल्लाह ताला ने उसको वैसे ही नवाजा। और आपको एक बात बताऊं कि हम जो माएँ हैं ना, हमें साथ साथ अल्लाह जो है आगे ही दे रहा होता है हर बात की। हमें पता होता है बहुत सारी बातों का कि आगे चल के तो वो जो हमें अंदर की जो हमारी सोच हो रही होती है ना, साथ साथ चल रही होती है, तो हम बाज़ औक़ात फैमिली से भी शेयर कर लेते हैं कि हमें ये समझ आ रही है, ये हमें पता चल रहा है। इसे रूहानियत शायद कहते हैं, हमें इतना तो नहीं मालूम, दुनिया के लोग हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह आगही दे रहे होते हैं और ये आगही उन बच्चों में हमसे कुजा ज़्यादा होती है। I'm sure। याका साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आखिरी एक शेर ही कहना चाहूँगा मैं। ज़रूर। जब जा रहा था आँख मिलाकर नहीं गया, क्यों जा रहा है ये भी बताकर नहीं गया। बस यही था। मेरे नासिब ने सूरह रहमान हिफ्ज़ की याद की हुई थी और मेरे छोटे बेटे ने जो है वो सूरह यासीन बड़े तरन्नुम से पढ़ा करते थे। जब मेरे छोटे को रैंक लगाई ना, छोटा जब मेरा पास आउट होकर आया, जो नासिर से छोटे हैं, पास आउट होकर जब आई मैंने इनको रैंक लगाई तो बहुत सारे हमारे आर्मी फैमिलीज़ खड़ी थी, तो सब मुझे देखने लगी कि आपका दिल थोड़ा सा वो नहीं हुआ। मैंने कहा ये अल्लाह की चीज़ें हैं, अल्लाह के सपोर्ट, अल्लाह के सपोर्ट, अल्लाह के सपोर्ट। बहुत शुक्रिया आप सबका और कि आप लोगों ने वक्त दिया और आप लोग तशरीफ़ लाए।
ज़बरदस्ती। इस वक्त अरीबा सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह यंग टैलेंट है, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है। आज हम यौम दिफ़ा को सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। और इस वक्त अरीबा, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है जी। ये सुर ताल अकेडमी से आई हैं और अभी ऑल द वे फ्रॉम नारोवाल इन्होंने ट्रैवल किया है जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो, एंड वी आर रियली ग्लैड कि आप तशरीफ़ लाएँ। अच्छा जी, आज यौम दिफ़ा के हवाले से 6 सितंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम अपनी फोर्सेस को हमेशा इस मौके के ऊपर इसलिए भी याद रखते हैं बिकॉज़ आज भी चाहे हम 1965 की बात करें या मार्का हक की बात करें, हर टाइम हर दौर में ये फोर्सेस हमारी पहचान रही हैं। इनके जो फ़ौजी जवान हैं हमारी सरहदों पे इस वक्त भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं, और आज हम उन सबको सैल्यूट पेश करते हैं जो हर जो कह रहे नामसाइद हालात हो, हर चैलेंज का दुश्मन की आंख में आंख डाल कर मुकाबला करते हैं, चाहे हमारी एयरफोर्स है, हमारी बड़ी फ़ौज है, हमारी नेवी है। और आज इन तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है। मैं थोड़ा डर भी रही होती हूँ। डर मैं इसलिए रही होती हूँ कि मैं कुछ गलत बात ना कर दूँ, क्योंकि गलत बात ये होती है, डरना आपको चाहिए बिकॉज ये इतने डिसिप्लिन्ड
इतने जो कह लें ज़बरदस्त एक ऑरा के साथ आपके साथ मौजूद होते हैं कि आपको लग रहा होता है, और खुशी और एक्साइटमेंट हो रही होती है कि हम इन रिप्रेजेंटेटिव्स को देख रहे हैं और जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं। इस वक्त जी एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बन चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हम इनको वैसे ऑनलाइन इनसे इंटरेक्शन रहता है, आज पहली दफ़ा हमारे स्टूडियोज़ आए हैं। और इसके साथ साथ जी कॉमोडोर रिटायर SM शहजाद साहब, साबिक नेवल ऑफिसर भी हैं और इस वक्त वाइस चांसलर है मिनाज यूनिवर्सिटी के। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। खालिद चिश्ती साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं ना पहली टीम को गई थी, मैंने कहा पंक्चुअल होना, कोई लेट काम ना करना। आज तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, ये बड़े पंक्चुअल होते हैं। बट आई बिलीव कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है जब भी मैं आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ। आप 6 सितंबर आज हम इसको सेलिब्रेट करें और हमने 14 अगस्त भी एक डबल एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट की थी, बिकॉज मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हमने सेलिब्रेट किया है। बहुत शुक्रिया अरमला, मुझे इनवाइट आप ऑफ एंड ऑन करती हैं, आपके चैनल का, और सबसे पहले आपके व्यूअर्स को और तमाम उन मुजाहिदों को, चाहे वो सेलर्स हैं, सोल्जर हैं या एयरमैन हैं, जो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं। आपने सही कहा कि उनको यौम दिफाए पाकिस्तान मुबारक हो और हम एहसानमंद हैं बिल्कुल उन तमाम शोहदा के भी, उनकी फैमिलीज़ के भी और उन गाजियों के भी जिन्होंने ये जंग लड़ी। और ये एक रिफ़्रेश करने का एक बहाना होता है, एक वजह बनती है कि हम उनके एहसानात को याद करें, उनकी बहादुरी पास ऑन करें, एज ए लेगेसी पास ऑन करें नई जनरेशन के लिए। हम जैसे लोगों के लिए एजाज़ था कि जब हम नौजवान एयरफोर्स में भर्ती हुए तो हमने एयर मार्शल नूर ख़ान को, सीनियर रिटायर हो चुके थे लेकिन देखा अपनी ज़िंदगी में, MM आलम साहब को देखा। और मैं चैनल्स पर बता रहा हूँ आजकल के MM आलम साहब, मेरी खुशकिस्मती थी कि जब मैं एज ए यंग ऑफिसर, एज ए फ्लाइंग ऑफिसर, जो पहली मेरी पोस्टिंग थी ट्रेनिंग के बाद, तो पेशावर पोस्टिंग हुई, तो उसी मैस में MM आलम साहब भी रहते थे। वाह। तो वो तो बहुत सीनियर थे क्योंकि उस वक्त एयर हेडक्वार्टर वहाँ था, और एज ए यंग ऑफिसर वो, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी तो वो मेस में बैचलर थे, तो शादी ना होने की वजह से वो मेस में हमारे साथ ही खाना खाते थे। तो हमने इतना कुछ उनसे सीखा, बिकॉज एक नहीं तो 2 दफ़ा ज़रूर दिन में उसी डाइनिंग हॉल में आप खाना खाते। ऐसे बड़े अजीम जिनकी हमने स्टोरी सिर्फ पढ़ी थी, वो हमारे लिए एक इमेजिनरी, एक मेंटोर या रोल मॉडल पहले भी थे, और जब मिले तो हमें बहुत खुशी हुई। इस तरह जैसे आप कह रही हैं, इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग थे। और मैं बताता चलूँ कि जब मेस की आपको यादें बता देता हूँ कि जब हम मेस में खाना खाते थे तो वो एक वुडन फ्लोर होते थे, ओरिजिनल वुड, अंग्रेज़ों के ज़माने की, फिर टेबल भी वुड के थे। और जब वो बैठते थे तो हमारा इस तरफ भी मुंह होता था, तो हमें पता लग जाता था कि पीछे MM आलम साहब आ गए हैं या बैठे हैं। वजह ये होती थी कि जब हमारे जैसे किसी यंग ऑफिसर से पूछते थे कि इंडियन फ़लाँ जहाज़ की थ्रस्ट कितनी है, तो ये टर्निंग रेट कितना है, फ़लाँ चीज़ कितनी है, इट वाज लाइक ए क्विज़। और अगर जवाब नहीं कोई देता था हमारे में से, तो फिर मेज़ पे मुक्के पड़ते थे। और वो पूरा, क्योंकि वुडन था, फ्लोर भी वुडन था, धमक और ढोल की आवाज़ें पूरे हॉल में, वेटर्स को भी पता था MM आलम साहब से डांट पड़ रही है। ये लेगेसी है और ये ऐसे नहीं आती है, ज़ाहिर है हमने ली अपने से, हमने पास ऑन की। और आपने नोट किया होगा कि उस ज़माने में, आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि जज्बा यही था। और मैं ये बताते चलूँ कि एयर मार्शल नूर ख़ान, जो उस वक्त हमारे एयरफोर्स चीफ थे, जब जंग ख़त्म हुई तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको जंग में सबसे बड़ी मुश्किल पेश क्या आई, तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं थी कि मैं जंग में अपने पायलट्स को या एयरमैन को धकेलूं कैसे, मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि रोकूं कैसे। वाह, ये जज्बा था। और अभी ये जो बुनियानुल मरसूस हुआ है, इसमें इसके बाद मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ एयर हेडक्वार्टर ऑपरेशंस रूम में, तो मैं जब पायलट्स को मिला तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि वो भी छुट्टी नहीं करते थे, छुप जाते थे इधर उधर के, शायद कोई इमरजेंसी का मिशन आ जाए तो मेरी बारी आ जाए। यानी उनको भी रोकना बड़ा मुश्किल था। तो ये जज्बा है जो हमारे पे कर्ज़ है, हमारी कौम का कर्ज़ है। और ज़ाहिर है हम एहसानमंद हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम उम्मीदों पर पूरे उतरे, कौम की खास तौर पर हमेशा उतरे। और आई एम ग्लैड कि हम ये एक्सपीरियंसेस आप हम तक पहुंचा रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। इवन ये जो भी जज्बे की SM शहजाद साहब बात करें, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज मैं अभी कुछ देर पहले इंटरव्यू भी कर रही थी फैमिलीज़ का, तो ये हौसला और ये जज्बा आप लोगों में तो एक होता है ना कि है, डिफ़ॉल्ट है, लेकिन जो पेरेंट्स या फैमिलीज़ होती हैं और जो माएँ होती हैं, वो एक खातून बैठी हुई थी, उनका पहला बेटा शहीद हुआ और उनके बाकी बच्चे भी उन्होंने आर्मी में दिए। सो ये जो जज्बा, इसको मोटिवेटेड रहना, और ख़ास तौर पे नेवी समंदरों के अंदर जो एक्सपीरियंसेस, जो चैलेंजेस, उसके बावजूद। देखिए, नेवी में तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि लैंड पे और एयर में यूर फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी।
नेवी में यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द नेचर, Yeah, I'm sure. डबल जंग आप लड़ रहे Yeah, हैं। yeah. लेकिन इस सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं जंग जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनकी माएँ ऐसी होती हैं जो कहती है मेरा एक बेटा गया तो मैं 10 और भी बेटे हों तो शहीद बिल्कुल। कराने को तैयार हूँ। ये उन माओं से जो जज्बा आपको मिलता है उस जज्बे को लेके आप जाते हैं। और जब आप फाइट कर रहे होते हैं अपने एनिमीज़ के साथ तो इंटायर नेशन आपके साथ होती है, जो पूरी नेशन मिलकर जब आपका साथ दे रही हो तो देन यू फील वेरी प्राउड। Yeah. आपको पता होता है कि मैं किस काज के लिए आया हूँ, फिर देन यू स्टार्ट फाइटिंग विद दैट काज। Yeah. हमेशा किसी भी जंग की अगर आप एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में हमेशा यही मसला रहा है कि हम इनको रोके कैसे। एवरीबॉडी वांट्स टू गो एंड टेक पार्ट। हमारे भी नेवी में जनरली 4 घंटे ड्यूटी के बाद समंदर में 20 घंटे कहते हैं रेस्ट करें, अच्छा, लेकिन हमारे अफसर और जवान कहते हैं नहीं हमने 24 घंटे ड्यूटी करनी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उनको कहेंगे जाके रेस्ट कर लें अब, बिकॉज इट्स ए कंटिन्यू प्रोसेस, वी हैव टू। बट वो कई कई दिन जागते हैं, कई कई दिन ऑपरेशन रूम में गुजारते हैं। वो कहते हैं मैंने सोएंगे भी यहीं पे, रेस्ट भी इसी कुर्सी पे बैठ के कर लेंगे, विल नॉट गो डाउन कहीं से जाके अपने कमरे में रेस्ट नहीं हमने करनी, बिकॉज दे आर रेडी टू फाइट। वो कहते हैं ये तो वो टाइम आया, टाइम ऑफ टेस्ट के हमें टेस्ट किया जा रहा है, हमने जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी ट्रेनिंग है, रिक्वेस्ट ट्रेनिंग के बाद, और ये वो आज दिन आया है जिसके लिए हमने इतनी प्रिपरेशन की है। आज ही तो दिन आया हमारा कि हमने अपने आप को प्रूव करना है। एंड देन दिस इंटायर नेशन स्टार्टिंग फ्रॉम लीडरशिप डाउन द लेवल, हर जवान आपके साथ है, पूरी कौम आपके साथ है। तो वो जो जज्बा है ना, एक्चुअली दैट फाइट, मैं हमेशा कहता हूँ इट्स नॉट द गन विच फाइट, इट्स मैन बिहाइंड द गन। behind the gun. तो बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ में बहुत सारे उसमें आपको ना बहुत अच्छे इक्विपमेंट नज़र आएंगे, बड़े अच्छे आपको वेपन्स नज़र आएंगे, बड़े अच्छे एयरक्राफ्ट और शिप्स नज़र आएंगे, राफेल भी बट वो नज़र आए। जज्बा नहीं है। You're so right कि जज्बा नहीं ये है किसी के जज्बा जो पास। है ना, और वही बात है कि who is behind the machine, that's the most important That's thing. And आबिद लतीफ़ साहब, ये जो भी शहजाद साहब और खालिद चिश्ती साहब ने बात की है कि ये जो जज्बा होता है यही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज आई बिलीव कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द ममालिक में होता हुआ देखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फोर्सेस, हमने हमेशा एक एग्जाम्पल सेट की है। और रीसेंट टाइम्स में तो मार्का हक ने हमारे जो जोश है, मोटिवेशन है, उसको पता नहीं किस लेवल पे पहुंचा दिया है। जी देखें, अभी जैसे सर भी कह रहे थे और एयर कमांडर साहब ने भी कहा, जंग जो है वो फ़ौज नहीं लड़ती, सबसे पहले कौम लड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, अब जब पाकिस्तान बना तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं इनका एक, मैं समझता हूँ एक प्रोफेशनल और कुर्बानी का और इसार का और जज्बे का स्टैंडर्ड सेट हो गया। वो स्टैंडर्ड किसने सेट किया? उन 8 लाख लोगों ने जिन्होंने पार्टीशन के वक्त कुर्बानियाँ दी, बिल्कुल सही। जो कि सोल्जर्स भी नहीं थे, लेकिन वो सोल्जर्स थे फॉर अ न्यू कंट्री, फॉर अ न्यू आइडियोलॉजी, सो दे सेक्रीफाइस। तो अब वो जब स्टैंडर्ड सेट हो गया, और फिर जैसे एयर कमांडर साहब भी कह रहे थे, बहुत बड़ी फिगर्स, एयर मार्शल नूर खान और जिन लोगों ने एक इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिन्होंने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बहुत प्रोफेशनल, तीनों आर्म्ड फोर्सेस को, क्योंकि तीनों आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में द बेस्ट आर्मी जो थी वो ब्रिटिश आर्मी थी, और ये ज़ाहिर है हमारी तीनों फोर्सेस वहीं से निकली। और फिर प्लस ये कि वो जो कुर्बानियाँ भी थी, तो आई थिंक वो जो एक कम्बिनेशन है वो लेगेसी बन गई, और उस लेगेसी को अब सारे लोग फॉलो करते हैं। आप मैं 2009 में पोस्टेड था नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे हेलीपैड के ऊपर जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है उनके साथ खड़ा था कोई किसी को हम सी ऑफ कर रहे थे, तो अचानक भागता हुआ एक सोल्जर आया और उसने बताया कि जी हमारा जो कॉन्वॉय कैंप से बाहर निकला है जिसमें 20 के करीब व्हीकल्स थी, वो एम्बुश हो गया है। और साथ ही एक टावर था, उस पर यूसी भाग के ऊपर चढ़े, तो साथ पीछे मैं भी चढ़ा, और उन्होंने चढ़ते चढ़ते मुझे कहा कि वो जो QRF बटालियन है, क्विक रिएक्शन फोर्स, उनसे कहें कि फ़ौरन जाएं। तो मैं वहाँ से नीचे उतरा, और G3 उधर, अभी जब हम ऊपर जा रहे थे तो जो ग्रेड 3 एक ऑफिसर होता है, कैप्टन, ही वाज स्टैंडिंग देयर, तो मैंने उसको ढूंढा, वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने वायरलेस पे फ़ौरन बटालियन कमांडर को कहा कि जी ये है, इस तरह हुआ है, तो आप निकलें। जब मैं दोबारा टावर पे चढ़ा तो GOC ने मुझसे कहा कि ये 1-2 गाड़ियाँ जो हैं डबल कैबिन जो कैंप से अभी बाहर निकली, ये कौन लेके जा रहा है? मैंने तो QRF का कहा था। तो वो जो G3 था, ही वाज 5 बहनों का इकलौता भाई था, उसको ये उसका काम नहीं था फ़ौरन जाके QRF में रिएक्ट करना। उसने जाके रिएक्ट किया, उस एम्बुश को ब्रेक किया, और जो हमारी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ खुदा न खास्ता और होनी थी, उससे उनको निकलने का रास्ता दिलवाया और ख़ुद शहीद हो गया। सो जैसे कमांडर साहब भी बात कर रहे थे कि आपको रोकना पड़ता है सोल्जर्स को, एंड दे आर सो इम्बाइब्ड इनटू दैट जज्बा कि वो बहुत मुश्किल होता है।
आई बिलीव कि ये जज्बा जो है शहजाद साहब, ये जो भी आबिद लतीफ़ साहब ने बात की है, हमने वो टाइम देखा है कि आप लोगों ने तो चीज़ें फील्ड के अंदर ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस की है, बट एज अ पब्लिक, एज अ नेशन अवेयरनेस भी आई है हमारी, जो दिफाई लिहाज से देखा जाए कि अब लोगों के अंदर वो अवेयरनेस है कि कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं, हमारी फोर्सेस कहाँ पे किस तरह से एक्शन लेती हैं, और वो अवेयरनेस इतनी पॉजिटिव है समहाउ कि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि सब कौम इकट्ठा हो गई, चाहे वो नेवी के बारे में बात हो रही है, एयरफोर्स के बारे में बात हो रही है, या बड़ी फ़ौज के बारे में बात हो रही है। पीपल न्यू कि हमारी फोर्सेस कहाँ स्टैंड करती हैं। देखिए, एक वर्ड हम यूज़ करती हैं NTSS, एरिया डिनाइल, A28। इस पूरे समंदर का जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस हैं इस मार का हक में, इस तरह कवर था कि इस समुंदर के सरफेस पे भी हम लोग पूरी अच्छी तरह वेल डग इन थे, समुंदर के नीचे भी सबमरीन्स हमारी थी, और एयर में भी हमारे एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तान एरिया के। हमारी दुश्मन की जरूरत नहीं हुई कि उस एरिया के करीब भी आता, वो हमारी एरिया से 700 किलोमीटर दूर रहा, एंड वी वर वेटिंग कि वो करीब आए, बट ही वॉज वेरी क्लियर कि इनकी इस दफ़ा डिप्लॉयमेंट जो है ना, अगर हम करीब भी गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं वो। और ये वो जज्बा जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था, समुद्र में मैंने आपको ना अनकंड्यूसिव एनवायरनमेंट होती है, आपको सी सिकनेस हम वर्ड एक यूज़ करते हैं, वो हो रहा होता है, यू डोंट फील कंफर्टेबल। इसके बावजूद एवरी वन वाज इंटैक्ट, वो अपनी अपनी ड्यूटी पे मौजूद रहे हैं और पूरे इस ड्यूरेशन में। और यही को वाहिद वजह थी कि वो हमारे जो दुश्मन था वो इस एरिया के करीब भी नहीं आए, बिकॉज दे वर न्योइंग कि इनकी क्या डिप्लॉयमेंट है। और नेस्ट होनी चाहिए आपको, जो आपका एरिया है उसमें पूरी उस एरिया में एक एक, जिसे कहते हैं चप्पे चप्पे की हिफाजत करनी है, हर जगह पे पाकिस्तान नेवी की डिप्लॉयमेंट थी, एंड दे वर वेरी क्लियर। दैट वाज द रीज़न कि उनकी जरूरत नहीं होगी करीब आने की। कारवार उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक दिन निकला अपनी, उससे कारवार पोर्ट है उनकी, उससे निकला वो INS विक्रांत जो है अपनी कारवार उससे एक पोर्ट से निकला, और थोड़ा सा निकलने के बाद फ़ौरन वापस से लगा जब उसने देखा कि इनकी डिप्लॉयमेंट है। तो INS विक्रांत को भी जरूरत नहीं हुई अपने पूरे पैराफर्नेलिया के साथ वो निकला कि मैं जाके फाइट करूंगा पाकिस्तान, बट देन दे रियलाइज्ड कि नहीं, कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, सो दे वेंट बैक। तो कोई भी उनका जहाज़, कोई भी उनकी सबमरीन, कोई भी एयरक्राफ्ट वहाँ नहीं आया लड़ने के लिए। एंड मैं कहता हूँ जो हमारी कोस्ट है इससे 350 नॉटिकल माइल दूर हमारा ये एरिया है, यहाँ पे 350 किलोमीटर का एरिया है, इसके अंदर हमारा, हम कहते हैं जी हमारा एरिया है, इसमें नहीं हम किसी को आने, बट वो 700+ किलोमीटर दूर रहे वहाँ से, उसके करीब भी नहीं आए वो। तो ये वो रीज़न है जिससे वो घबराते हैं। रिगरस ट्रेनिंग, जज्बा, इक्विपमेंट, और फिर इक्विपमेंट में कमांड आपकी कितनी है। एब्सोल्युटली। देखे ना, इक्विपमेंट तो उन्होंने कहा था ना 2019 में कि जी हमारे पास अगर राफेल होते तो फिर देखते हम क्या करते थे। इस दफ़ा तो राफेल हो गया फिर भी कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ। खालिद चाचा साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, एक हमारे में तो कॉन्फिडेंस है, इंडिया में ओवर कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस की कीमत समहाउ हमने देखा है कि नेवी की जहाँ बात करें, आबिद लतीफ़ साहब ने उसकी बात की है, ये जो एयरफोर्स थी इसने भी कॉन्फिडेंस शेक किया है इतना बुरा कि अब उनको 6-6 महीने इंटरवल्स में याद आ रहे हैं, अच्छा गिरे थे नहीं गिरे थे, अभी तक वो भी कंफ्यूज चल रहे हैं। मैं कमोडोर शहजाद की एक बात को एक ऐड करता चलूँ, ये जो उन्होंने विक्रांत की बात की है, हमने अपनी फोर्सेस को कॉन्फिडेंस दिया है और उनका कॉन्फिडेंस शैटर किया है। वो इनको इस तरह दिया है कि स्टैंड लोन पाकिस्तान बहरिया माशाल्लाह कैपेबल है कि विक्रांत को ना आने दे। लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया ने एक डेडिकेटेड स्क्वाड रखा हुआ था इसी विक्रांत को तबाह करने के लिए। अच्छा, वाह। और इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी पाक बहरिया के साथ इस दफ़ा पाक फ़िज़ाइया की कि पाक फ़िज़ाइया ने इनको बताया हुआ था कि अगर ये पेनिट्रेट करने की किसी तरह हमारी नो गो एरिया है उसमें आने की कोशिश करेगा तो पाक फ़िज़ाइया स्टैंड लोन भी हिट करेगी जाके इसको। तो 1959 10 अप्रैल को 2 मेहमान बने, उनके 2 पायलट इजेक्ट किए, दोनों को हमने कैदी बना लिया और बाद में फिर वापस किया था। तो ये एक लेगेसी, जैसे मैंने कहा ना कि कौम को एक राउंड द क्लॉक एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस और कंफर्ट होता है, और जो चैन की नींद जैसे कहते हैं ना, वो हम अपने आप को भी कहते हैं और कौम को भी कहते हैं कि स्लीप टाइट पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक। तो वो राउंड द क्लॉक हर वक्त सेलर सोल्जर सब लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोग इत्मीनान से सोते हैं। और ये भी हमारी लेगेसी है कि वापस कर देते हैं। ये अच्छा ऐड ऑन था, दैट वाज अ गुड ऐड ऑन कि हमारी लेगेसी है ये हम वापस कर देते हैं और चाय पिला के वापस करते हैं, ये भी हमारी लेगेसी है। अजीत जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन चूंकि अरीबा हमारे साथ मौजूद है, अरीबा हम आपसे जाते जाते कुछ और सुन लें जरूर। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों
शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। यौम दिफा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। मैं भी ब्रेक पर जाने से पहले भी इनफैक्ट की बात करी थी कि ये जो फैमिलीज़ या माँ या बाप, ये एक बड़ा हौसला चाहिए होता है कि आप अपने बच्चों को, जब आप खुद फोर्सेस में हो, आपने वहाँ की कंडीशन, वहाँ पर रिस्क और सारी चीज़ों को देखा हो, और इसके बाद आप फिर भी ये चाहते हो कि आपके बच्चे भी फोर्सेस को ज्वाइन करें, ये किसी और दुनिया के लोग होते हैं। एंड आई बिलीव, और इस वक्त इसी पर्सपेक्टिव में हमारे साथ चूँकि एसएम शहजाद साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह इनके 2 बच्चे फोर्सेस के अंदर हैं, एक बड़ी फ़ौज में है और एक जो है वो नेवी में है। एयरफोर्स एहतजाज कर रही थी कि एयरफोर्स के पास क्यों नहीं है, तो अभी हम जवाब खुद लेते हैं इनसे। जी सर। जी, मेरा जो बड़ा बेटा है वो पाकिस्तान नेवी में है, माशाल्लाह, कमांडर है। ज़बरदस्त। उससे छोटा है वो पाकिस्तान आर्मी में है, माशाल्लाह। क्या बात है। मेजर सर, है वो। ये जो मार्का है हक के, ज़ाहिर है हर एक के जज्बात बड़े मुख्तलिफ थे इसमें। हम सब के इनफैक्ट एज ए नेशन भी हम बड़े हाइप्ड अप थे कि क्या होने वाला है, क्या तैयारी है। तो आपके बच्चे, ज़ाहिर है डिस्कशन होती होगी घर में सारी, क्या उनके तासुरात जज्बात? जी, मुझे याद है अच्छी तरह, हम डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे, तो बच्चे ना माँ के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। तो जो आर्मी वाला, पहले उसका फ़ोन आया कि अम्मी आपको पता जंग लग गई, तो उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा सीने पे गोली खानी है तूने, 10 मारने, डट के मुकाबला करना, कमर पे गोली खा के ना घर आना। जब आए तो पता लगे कि बेटा कुछ करके आया है।
तो ये वो जज्बा जो मैं आपका था, ये माँ बाप का जज्बा है, यही कौम का जज्बा है, यही सोल्जर्स का वो जज्बा है जो फाइट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जब नेवी वाले का फ़ोन आया कि आपको पता चल गया जंग हो रही है, तो उसकी माँ ने दोबारा उसको यही कहा क्या बात कि बेटा मुकाबला करके आना, ज़रा पता लगे कि आप लोगों ने मुकाबला किया, गोली सीने पे खानी है आपने, कमर पे नहीं खानी। और इस तरह मुकाबला करना कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, इस कौम का नाम रोशन हो, और पता चले कि दुश्मन ने किस कौम को ललकारा है। तो आज वक्त आ गया, नाउ यू हैव टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ। तो मेरा ख्याल ये जो माओं का जज्बा है ना, ये भी एक बहुत बड़ी वो चीज़ है। तो मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम शहदा को भी, चाहे वो 65 के हों, 71 या आज मार्का हक के हों, इन सब को, इन लोगों का भी कर्ज है हमारे ऊपर जो हमने उतारना है। जब भी इस मुल्क को हमारा दुश्मन ललकारेगा, हम एक ख़ास जज्बे के तहत इनके साथ लड़ेंगे और इनको बताएंगे कि किस कौम को उन्होंने ललकारा है। तो जब तक ये जज्बा सादिक है ना हमारा, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ जो मर्जी उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाए, जो मर्जी उनके पास शिप्स आ जाएं, जैसे मर्जी सबमरीन्स आ जाएं या टैंक्स आ जाएं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान का। पाकिस्तानियों का जज्बा अगर आपने देखना ना, तो ड्रोन के जब आ रहे थे इंडिया के, तो हमारे सोल्जर के साथ साथ लोग अपनी क्लाशनकोफ और गन्स लेकर उसको शूट करने के लिए मैदान में आए हुए थे। जब 65 में उन्होंने कहा था ना कि हम जाके लाहौर के जिमखाना में चाय पियेंगे, तो पूरा लाहौर उठ के BRB केनाल नहर पार कर चुका था कि हम छोड़ेंगे नहीं, को आने तो दें इनको। तो पाकिस्तानी कौम तो सेलिब्रेट ड्यूरिंग द वार कर रही होती है। ये जब सायरन बजता है ना, बजाय जाके शेल्टर में जाके शेल्टर लें, ये छत पे चढ़ जाते हैं ये अल्लाह अकबर का नारा लगाते हो, कहते हैं शाहीन आने वाले हैं, अभी देखना इसके साथ क्या होगा। ये डार्क फाइट छत पे खड़े होकर देखते हैं। ये वो जज्बा है जो पूरी दुनिया में किसी और कौम में नहीं। आई एम श्योर। और आबिद लतीफ़ साहब अभी जो बात कर रहे हैं, हमने तो अभी देखा है ये कौम के अंदर जो जज्बा है, इतने न डर है ये कौम कि जब मिसाइल्स चल रहे थे, हमने देखा कि लोग किनारे पे बैठे वो भी मनाजिर देख रहे हैं, ड्रोन्स को लेकर, इवन हर तरह से हम बहुत बहादुरी और दृश्य, कभी कभी देखने वाले को डर लग रहा होता है कि क्या हो रहा है, कि अपना जो फोर्सेस अपना काम कर रही हैं और सब तमाशाइयों की तरह देख रहे हैं। जी वो मुझे लगता है कि इंडियंस को कोई इन्फेचुएशन है चाय के साथ। 65 में भी चाय पीना चाह रहे थे, उसके बाद भी 2-3 दफ़ा कोशिश की। खैर देखिए, ये जो कमांडर शहजाद साहब बात कर रहे थे, ये जज्बा मेरा ख्याल है पेरेनियल है ये, क्योंकि जो इस जज्बे के जो महरक़ात हैं वो परमानेंट हैं, पेरेनियल हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो कि राइट फ्राम द डे वन अंडर चैलेंज है। मतलब एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें उसका सर्वाइवल की जंग है, पूरी कौम की, मुल्क की, और उसी तरह से। सो वो इसीलिए जज्बा पेरेनियल है। और जब मार्का हक की आप बात कर रही थी, तो मार्का हक में आई थिंक इंडिया को कुछ मिसकंसेप्शन थी, मैं एक जगह और भी जिक्र कर रहा था, कुछ स्ट्रेटजिक मिसकंसेप्शंस थी। और वो एक ये थी उसकी कि जब इंडिया अटैक करेगा तो पाकिस्तान आर्मी जो है, आर्म्ड फोर्सेस पर्टिकुलरली आर्मी, वो उसको कुछ नहीं कर सकेंगे और वो डीप पेनिट्रेट कर जाएंगे। एयरफोर्स जो है वो भी कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि ओवरवेलमिंगली इस वक्त स्टेट ये है कि इंडिया इज़ अ गोलिथ एंड पाकिस्तान इज़ अ डेविड। इंडिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान बहुत छोटा है, रेशो इज़ 1:3, 3+ समथिंग, वो भी नहीं कर सकेंगे। और नेवी जो है हमारी, वो भी बहुत उनका ख्याल था कि छोटी सी है, बाहर नहीं निकलेगी एंड ऑल दैट, और सारा कुछ होगा। एंड एक और मिसकंसेप्शन थी कि हम न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड है उससे नीचे नीचे रहते हुए जो स्पेस क्रिएट करके एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर देंगे, जिसको अब बाद में पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया। और एक जो था उनको ये कि हम प्रॉक्सी वार्स भी करेंगे, और उसके साथ साथ जो लोग हैं खुदा न खास्ता, वो देयर इज़ सम डिवीज़न जो लोगों के दरमियान में और आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान में है। तो ये सारा कुछ मिल के तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा, ना ये जो हमने 100 के करीब ड्रोन भेजे हैं, ना उसको काउंटर कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो आई थिंक ये जो वॉर थी मार्का हक, ये बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन था तीनों आर्म्ड फोर्सेस की सिंक्रोनाइजेशन का, एब्सोल्युटली, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का, बिल्कुल सही, और उसके साथ साथ जो था जज्बे का। सो पहले भी जज्बा था, एज ए मुस्लिम हम हथियार के साथ भी लड़ते हैं, बगैर हथियार के साथ भी लड़ते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही डेविड एंड गोलिथ वाली है। सो इसलिए ये आई थिंक, जैसे कमांडर साहब भी बात कर रहे थे कि जब उनके दोनों बेटों ने कॉल किया तो भाभी ने उनको क्या कहा। सो ये हर माँ का ये जज्बा है, हर पाकिस्तानी का ये जज्बा है, क्योंकि हमारे तो हर एक की ये सर्वाइवल की जंग है, और हम हर एक ने लड़नी है। आपने भी लड़ी,
मीडिया में रहते हुए भी लड़ी, उसी जज्बे से लड़ी। सो ये पूरी कौम का जज्बा है, क्योंकि जंग जो है वो कौमें लड़ती हैं और ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ इसमें। एब्सोल्युटली डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। और खालिद चिश्ती साहब, वो इतना हमने हर चीज़ में, अभी जो डिवीज़न की बात कर रहे थे आबिद लतीफ़ साहब, हमने वो डिवीज़न हमें नज़र ही नहीं आई जो कि हम आम रूटीन में सुन रहे थे, देख रहे थे कि ऐसा है वैसा है। पूरी कौम जैसे इकट्ठी हुई है, जैसे इवन हम मीडिया में थे, वी वर रिपोर्टिंग ऑल द टाइम, हमने आर्म फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, जितने लोग आए हैं ऐसे लगा ही नहीं कि कभी किसी टाइम पे कोई डिफरेंसेस है या जिसको इतना ज़्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा है समहाउ। उन दिनों में आप इंडिया का फॉलो करें ना, तो आप उनके पॉलिटिशियन से लेकर फोर्सेस से लेकर हर एक का जिक्र या तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल नहीं होती थी जब तक पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते थे। और हमारा मीडिया उठाकर देख लें, हम थ्रू आउट हमारा उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक सिर्फ हम पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर लेते थे। हम अपना जिक्र करते थे, अपनी सॉवरेनिटी, अपने डिफेंस का, अपनी आज़ादी की बातें करते थे। और ये बड़ी कीमत देनी पड़ती है। और देखिए हिंदुस्तान के जो आप राफेल पे हम वो लाइटर नोट पे ले रहे थे, राफेल का अब बहुत सारे व्यूअर शायद ये समझते हों कि ये राफेल उस दिन पाक फ़िज़ाई के जहाज़ में गए, हवा में गए और 6-7 जहाज़ों को मार गिराया। ऐसा नहीं था। ये रात को 12 बजे जंग हो रही है, 125 जहाज़ हवा में है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके व्यूअर्स की खुशी के लिए, इत्मीनान के लिए बताता चलूँ कि मुझे पाक फ़िज़ाई ने कंफर्म किया वॉर के बाद कि वो 3 साल से एंटी राफेल तैयारी कर रहा था। ये स्क्वाड्रन, ये जिसने मारे हैं, उनको कोई टास्क नहीं दिया जाता था। वो कह रहे थे कि सिर्फ आप यही करेंगे कि राफेल के अगेंस्ट उनकी स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, अपनी कोऑर्डिनेशन सारी की सारी उस पर करेंगे। और एक और बात जो आप शायद सुनकर आपको और प्राइड होगा कि हमने पाक फ़िज़ाइया के ये पायलट्स को आमतौर पे एज अ फाइटर पायलट मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि जब हम मिशन पर जाते हैं जो जंग का होता है, तो हमने ये एज एन ऑब्लिगेटर, यार हमारा SOP ये होता है कि जब आप जंग में जाएंगे, दुश्मन का जहाज़ लॉक करेंगे, जब आपके रेडार पे या गन के या मिसाइल के निशाने पर होगा, आप ग्राउंड पे क्लियरेंस लेंगे हायर कमांड से। अच्छा। कि मैंने ये किया है, मैं क्लियर टू शूट। अब आप ये देखिए इत्मीनान पाक फ़िज़ाइया का, यहाँ पे ये जो जहाज़ टेक ऑफ कर रहे थे, एट टेक ऑफ टाइम जब इनको टेक ऑफ क्लियरेंस दी गई थी तो ये कहा गया था क्लियर टेक ऑफ, क्लियर टू शूट। वाओ, यू सी दैट्स द डिफरेंस। और वो ऐसे नहीं आ जाता, वो आपने ट्रेनिंग कराई होती है, वो आपने ट्रस्ट डेवलप किया होता है। और ये भी हुक्म दिया हुआ था इन्हीं फॉर्मेशंस को कि अगर दुश्मन का जहाज़ पेनिट्रेट करे हमारी सरहद के अंदर या वेपन पेनिट्रेट करे, दोनों की एक ही पनिशमेंट है। वाओ। इसीलिए ये जो जहाज़ थे आपने नोट किया, उन्हीं जहाज़ों को टारगेट किया जिन्होंने हमें वेपन करे। बिल्कुल ऐसा ही। और ये भी इन पायलट्स को ऑर्डर था लीडरशिप की तरफ से कि अगर ये जहाज़ किसी वजह से वेपन्स ड्रॉप करने के बाद वापस मुड़ने में कामयाब हो जाए तो आप चेज़ करके इनसाइड इंडिया जाके शूट करेंगे। वाओ। तो देयर इज़ ए प्राइस टैग। जो कमांडर साहब कह रहे थे कि जज्बा, कमिटमेंट है, पीस टाइम ट्रेनिंग है, और टेक्नोलॉजिकल एज तो हमने देख ही लिया है PL-15 का और दूसरे का। तो ये कॉम्बिनेशन होती है और सबसे बड़ी बात लीडरशिप की बोल्डनेस भी होती है। या यही कॉन्फिडेंस इन फोर्सेस को भी मोटिवेशन देते हैं और इनका जो कॉन्फिडेंस है समहाउ हम एज ए नेशन एक्सपीरियंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप तीनों मेहमानों का। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा। ज़रूर। मैं 71 का भी थोड़ा सा जिक्र कर दूँ। हम जो 9 दिसंबर था 1971, हमारी PNSM हंगोर सबमरीन जो थी वो वहाँ पे डिप्लॉयड थी। बिल्कुल। और हंगोर ने भी एक टेरर क्रिएट किया था इस पूरी एरिया में। तो हमारा था कि उनके जहाज़ बाहर आए, तो जब इनका INS कुकरी आया बाहर, तो कुकरी वाज ड्राउन, उसको फिर तबाह किया था उसने, हमारी हंगोर सबमरीन ने। उसको बचाने के लिए बाद में INS कृपान आया, तो कृपान को भी फिर डैमेज किया उसने। तो सबमरीन ने हमेशा धाक बटाई रखी है इनके ऊपर। तो 71 में भी इनके 2 जहाज़ हमने तबाह किए थे। क्या बात है, बेहतरीन। सो वी ऑल नो कि ये क्या क्या हिस्ट्री उस चीज़ को रिपीट भी कर रही है समहाउ, और उनको बार बार ये रियलिटी चेक भी दे रही है कि जब भी आप पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखेंगे आपको जवाब मिलेगा और भरपूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाई जी। आज 6 सितंबर यौम दिफा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने कोशिश ये की कि शहदा की फैमिलीज़ से भी आपकी मुलाकात करवाएं और रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करवाएं। और इन द एंड में हमेशा ये कहती हूँ कि हम बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये आज़ादी, ये कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और उसके लिए हम सब कहीं ना कहीं उन शहदा के भी शुक्रगुजार हैं, इन लोगों के भी हैं, और जो फ़ौजी इस वक्त भी सरहदों पे मौजूद हैं हमारी हिफाजत के लिए, निगरानी के लिए, हम सब कहीं ना कहीं उनके कर्जदार हैं। और हम कुछ नहीं तो एक यूनाइटेड नेशन
बनकर इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, और ये हमने साबित किया है माजी में भी, और आइंदा भी हमें उम्मीद और कोशिश यही करना चाहिए कि हम इसको साबित करें। इन द एंड प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन चूँकि अरीबा हमारे साथ मौजूद है, अरीबा के शुक्रिया के साथ कि अरीबा आप तशरीफ़ लाई इतनी दूर से हमारे शो के लिए, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। इन द एंड हमें कुछ सुना दें। वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, तुझ पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी, उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफ़क़ पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। ए शुजाअत के ज़िंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक वो उस दीवार हो तुम। कौम के जरे पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवान।